वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपने मैराथन क्लासेस के अंदर सभी चैप्टर जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो भी आपको बताएंगे, जिसमें आप आसानी से रिवीजन करके और अच्छे मार्क्स से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला अपना जो चैप्टर रहता है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, उसके की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स कर लेते हैं। क्या बातें आपसे पूछी जाती है इसमें? मिसिस पंफ्रे है, एक रिच लेडी है और उसका एक पेट डॉग होता है ट्रिकी। वो ट्रिकी को ज्यादा खिलाती है। क्यों खिलाती है? क्योंकि उसे लगता है कि ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है, इसीलिए वो उसे कोल्ड लिवर है, माल्ट है, स्वीट्स है, वो खिलाया करते थे। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि ट्रिकी जो है वो मोटा हो जाता है, फैट हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है, रेड ब्लड आइज हो जाती है, उसकी ब्लड शॉट आइज हो जाती है, ऐसा लगता है उसको र्यूमियो हो गया है, लकवा मार गया है, वो लेजी हो जाता है। फिर वो क्या करती है, वरीड, चिंतित हो जाती है वो, और मिस्टर हैरियट को कॉल करती है। वेट है जो कि एक चिकित्सक है, उसको कॉल करती है। वो आता है और डॉग को लेके जाता है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्या है, पार्टिंग सीन भी पूछा जाता है कि पार्टिंग सीन क्या था, विदाई दृश्य क्या था। जब वो लेके जाते हैं उसको तो सभी की आंखों में आंसू होते हैं। मिसिस पंफ्रे और जो मैड्स होती है उनकी आंखों में आंसू होते हैं। और यहाँ एक चीज और है कि हमें किससे पता लगता है कि ट्रिकी जो है वो एफ्लुएंट जीवन जीता था, एक ऐशो आराम वाला जीवन जीता था, क्योंकि उसके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, गद्दे होते हैं, बाउल्स होते हैं। ओके, वो सारा सामान डॉक्टर को दे दिया जाता है साथ ले जाने के लिए। अब मिस्टर हैरियट जो है उसको ले जाते हैं। पहले तो उन्होंने एडवाइस दी थी मिसिस पंफ्रे को कि आप इसके खाने के अंदर कटौती करो, ओके, डाइट इसकी कट करो और एक्सरसाइज करवाओ। लेकिन मिसिस पंफ्रे ऐसा नहीं करवा पाई। वो जब दोबारा डॉक्टर पूछते हैं तो वो बहाना बनाती है कि मैं इसको मना नहीं कर सकी स्वीट्स के लिए, और जो अपना गार्डनर था, माली था, वो बीमार था, इसीलिए इसकी एक्सरसाइज है वो नहीं हो सकी। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं। डॉक्टर ने कट हिज डाइट, उसकी डाइट को पूरी तरह से कट कर दिया, पूरी तरह से स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसको केवल पानी दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर दिया उसे। और 2-3 हफ्ते में ही ट्रिकी जो है वो रिकवर कर जाता है। इसी दौरान क्या होता है, डॉग के लिए मिसिस पंफ्रे वाइन भेजती है, एग्स भेजती है, ब्रांडी भेजती है। ओके, तो उसका वो डॉक्टर है वो खुद इंजॉय करते हैं। डॉग को तो जरूरत नहीं है, वो खुद इंजॉय करते हैं और ये मानते हैं कि इसको परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लें तो अच्छा है ट्रिकी को। तो ये अपना चैप्टर जो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी ये कंप्लीट हो जाता है। यही वास्तव में ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है। तो इसमें से अपने क्वेश्चन बनते हैं, एक ट्रिकी का और मिसिस पंफ्रे का। ठीक है, करेक्टर अगर आप करोगे तो इसमें मिसिस पंफ्रे का और ट्रिकी के बारे में कुछ करोगे। ये है अपना ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसे नेक्स्ट है अपना थीप स्टोरी। थीप स्टोरी में क्या होता है, हरी सिंह है जो कि एक चोर होता है, वो अपना नाम चेंज करता रहता है ताकि पुलिस की पकड़ में ना आ सके। वो काम करना चाहता है। अनिल नाम का एक व्यक्ति उसे मिलता है जो कि एक काइंड पर्सन है। पत्रिकाओं के लिए जो लिखा करता था, मैगजीन के लिए, उसकी रेगुलर इनकम नहीं थी। उसे 1-2 महीने के बाद में चेक आता था और उस पैसों से वो क्या करता था, एक्स्ट्रा वेगेंट था, वो फिजूल खर्ची बहुत था, उसे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने में वो उड़ा देता था। ओके, और हरी सिंह जो उसके लिए काम करता है वो कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, काम करूंगा और बदले में तुम मुझे सैलरी दोगे। अनिल ने उसे खाना बनाना सिखाया। पहली बार जब खाना बनाया हरी सिंह ने, खाना बड़ा टेरिबल था, भयानक था, और पता लग गया अनिल को कि ये खाना बनाना नहीं जानता। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसे खाना बनाना सिखाया, उसे वो पढ़ना लिखना भी सिखाता था। एक दिन क्या होता है, अपनी सैलरी लेकर के आता है अनिल और अपने गद्दे के नीचे रख देता है। हरी सिंह इसे देख लेता है और रात में उसके मन में बेईमानी आती है। वो रैंक कर जाता है बेड तक और गद्दे से वो नोटों की गड्डी निकाल लेता है और बाहर चला जाता है रेलवे स्टेशन पर। वहां बूंदाबांदी हो रही होती है, लेकिन उसका जो कॉन्शियस होता है वो ये नहीं मानता कि वो चोरी करे, क्योंकि ये अनिल के विश्वास को चोट पहुंचाना होगा। उसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया था, खाना बनाना सिखाया था और उसने उस पर विश्वास किया था। ये सोच करके वापस आता है और गद्दे के नीचे वो गड्डी को रख देता है। सुबह अनिल को पता लग जाता है पूरी घटना का। वो उसे एक 50 रुपए का नोट निकाल के दे देता है और मुस्कुरा देता है। इससे हरी सिंह को लगता है कि उसने इसे माफ कर दिया है। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात ये भी पूछा जाता है कि हरी सिंह कहता है कि एक ग्रीडी मैन को लूटना, एक लालची व्यक्ति को लूटना ज्यादा बढ़िया होता है देन ए केयरलेस पर्सन, लापरवाह व्यक्ति को लूटने से। क्यों बढ़िया होता है? क्योंकि लापरवाह जो व्यक्ति है अनिल की तरह, उसे पता ही नहीं होता कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है, वो ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी, तो चोरी करने का मजा है वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। और ग्रेडी व्यक्ति है वो डर जाता है जब चोरी होती है। ये उसका एक्सपीरियंस है जो वो बताता है। तो इसमें अपना जो कैरेक्टर बनता है वो हरी सिंह है और अनिल है। ये दो है। एक ये इंसिडेंट है कि कैसे वो पैसे चुराता है और बाहर जाता है और वापस आ जाता है।
तो ये था अपना थीप स्टोरी। इसके हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताए हैं। नेक्स्ट अपना था मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर में क्या होता है, फाउलर जो कि एक राइटर है और उसे बड़ी उत्सुकता होती है कि वो सीक्रेट एजेंट के बारे में जाने, गुप्तचरों के अंदर उसकी रुचि होती है। तो वो मिलने जाता है ऑसेबल से, जो कि एक गुप्तचर है और फ्रेंच कॉलोनी के अंदर रहता है। ऊपरी मंजिल पर वो रहता था और वहां उससे मिलने जाता है तो उसे हैरानी होती है कि वो तो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति है, एक मोटा गोलमटोल सा व्यक्ति है। वो दोनों मिलते हैं, तभी एक डाकू आता है वहां, मैक्स नाम का डाकू आता है, जो कि दूसरा एक सीक्रेट एजेंट है वो भी। और वो वहां पर क्या लेने आया था, उसे पता था कि मिसाइल्स की रिपोर्ट है ऑसबेल के पास, वो लेने आया था। तो वो हाथ में पिस्टल लेके आता है और वहां पर खड़ा हो जाता है उनके सामने और उनको रिपोर्ट देने के लिए कहता है। ऑसबेल एक स्टोरी बनाता है, ऑसबेल एक स्टोरी बनाता है। वो बताता है फाउलर को कि यहाँ पर एक बालकोनी है और मैंने कई बार यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको कहा है कि उस बालकोनी को वो हटवा दे, क्योंकि कई बार यहाँ से चोर डाकू वो आते रहते हैं, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने ऐसा नहीं करवाया। तो ऐसी घटनाएं वो होती रहती है। तो ये बालकनी है, ये बड़ी दुखदायी है यहाँ पर। ऐसी वो आपस में बातें करते हैं। तभी क्या होता है, उसने पहले कहा हुआ था वेटर को, अब हेनरी जो कि वेटर है वो आता है ड्रिंक लेकर के और दरवाजे को नॉक करता है। तभी ऑसबेल कहता है कि लगता है पुलिस आ गई है, क्योंकि यहाँ पहले ही मैंने कह रखा था मेरी सिक्योरिटी के लिए, तो लगता है पुलिस आ गई है। पुलिस का नाम सुन के जो मैक्स था वो उस बालकनी की तरफ भागता है कि यहाँ बालकनी है विंडो के पास, वो उस पर छलांग लगाता है। बट देयर वाज नो बालकनी, वहां पर कोई बालकनी नहीं थी। वो सीधा नीचे जाता है और मर जाता है। इस प्रकार ऑसबेल ने उस सीक्रेट एजेंट से, उस मैक्स से छुटकारा पाया। तो ये स्टोरी थी अपनी फाउलर, ऑसबेल और मैक्स के बारे में। कैरेक्टर याद रखने हैं आपने। इसमें पूछा जाएगा फाउलर के बारे में, ज्यादा पूछा जाता है कि वो क्या था और क्यों मिलना चाहता था। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। इसमें हॉरेस डेनबी है जो कि लॉकमेकर है 40 साल का और उसे शौक है रेयर बुक्स पढ़ने का। तभी वो क्या करता है, इसके लिए, इसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो साल में एक बार चोरी करता है। और इसी तरह वो इसमें एक प्लान बनाता है शॉर्ट टावर गैरेज के अंदर कि शॉर्ट टावर गैरेज के अंदर वो चोरी करता है। उससे पहले वो एक प्लान बनाता है। प्लान में क्या है, वो उसे पता कर लेता है, कंफर्म कर लेता है कि ये जो फैमिली है ये लंदन जा रही है मूवी देखने और पीछे से वो चोरी करेगा। पूरा पता लगा लेता है, डिटेल निकाल लेता है और फिर वो मौका पाकर दीवार फांद कर और उस मकान में चला जाता है। जैसे ही वो रूम में घुसा जहां पर सेफ थी, तिजोरी थी, तो वहां एक लेडी आती है जिसको वो मालकिन समझता है मकान की, और वो भी ऐसे बिहेव करती है जैसे मकान की मालकिन हो, लेकिन वास्तव में वो कौन होती है, चोर होती है। ये हमें लास्ट में पता लगता है। वो उसे कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तुमने बस ये करना है कि यहाँ पर जो तिजोरी है मैं उसके पासवर्ड भूल गई हूँ, उसमें से मेरे गहने निकाल के देने, वो मैं भूल गई थी। ओके। और इससे पहले क्या होता है, उसको छींक आती है। तभी वो लेडी उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें जांच करवानी चाहिए कि तुम्हें किस पौधे से एलर्जी है, इससे तुम्हारा बेहतर इलाज हो सकता है। फिर वो गहने के बारे में कहती है, तो गहने वो उसे निकाल करके दे देता है और उसके सारे फिंगरप्रिंट रूम के अंदर, सेफ के अंदर हॉरेस डेनबी के होते हैं। और तब वो गहने लेके चली जाती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद में हॉरेस डेनबी पकड़ा जाता है, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट थे वो हॉरेस डेनबी के थे पूरे रूम के अंदर। अब उसे पता लगता है कि वो लेडी भी चोर थे। हॉरेस डेनबी एक क्वेश्चन उठाता है, उसके मन में ये क्वेश्चन आता है, उसे बड़ी तकलीफ होती है, गुस्सा आता है कि चोर ने चोर के साथ ठगी क्यों की। यही है अपना क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब इसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में बिना पैरों के निशान, बिना पैरों के निशान वो कैसे बनते हैं। इसमें 2 लड़के जो जा रहे थे लंदन की गलियों में, उन्होंने देखा कि अपने सामने जो है वो पैरों के निशान है वो उकेरते जा रहे हैं कीचड़ के। धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं, जैसे जैसे कीचड़ है वो फेंट होता गया, वो गायब हो गए, पैर भी गायब हो गए। वो क्या था, साइंटिस्ट ग्रिफिन था। इसमें ग्रिफिन की स्टोरी है जो कि एक रेयर डर की खोज करता है, इनविजिबल होने की, अदृश्य होने की, और वो इसमें कामयाब भी होता है। वो इस डर को लेता है, इनविजिबल हो जाता है और फिर वो लंदन की गलियों में घूमता है। एक स्टोर में जाता है, क्योंकि वहां सर्दी थी तो उसे बहुत बिना कपड़ों के ठंड लगती है। वो गायब है तो बिना कपड़ों के है, तो वो घूमता है, उसे ठंड लगती है, वो स्टोर में घुस जाता है। वहां पर वाइन है वह और भी खाने की चीजें वो खाता है, पीता है, और वहीं पर क्वेल्स, रजाइयों के ढेर पर वो सो जाता है वहां। तो वहां जब खा पी के सोता है, सुबह लेट उठता है, तभी कर्मचारी आते हैं और उसे देख लेते हैं और फिर वो भागता है, धीरे धीरे करके अपने एक एक कपड़े निकालता जाता है और गायब होता जाता है। अंततः वो गायब हो जाता है। वहां से वो जाता है थिएटिकल कंपनी के अंदर, नाटकीय कंपनी की दुकान है, वहां जाता है
वहां से वो हेड चुरा लेता है, विस्कर्स मूंछें चुरा लेता है, ओके, और फॉरहेड के लिए अपने पट्टियां बांधता है, वो नकली नोट चुराता है। ये सारी चीजें चुरा करके एक गोगल्स, एक चश्मा भी लेता है वो बड़ा सा, ये लेकर के वहां से वो चला जाता है। और वो इपिंग नाम के एक गांव में जाता है, इपिंग नॉर्टन, वहां रहता है। मिसिज हॉल है, उनके घर में रहता है, अकेला रहता है, किसी के साथ बात नहीं करता है। उन्हें लगता है कि ये कोई सन की है, सेंट्रिक साइंटिस्ट है। वो उनको कहता है कि वो यहाँ एकांत में रहने के लिए आया हुआ है। उनको शक भी होता है क्योंकि विंटर के अंदर कोई नहीं आता था वहां की सराय में, ओके। तो वहां वो रुकता है। एक दिन क्या होता है, उन्हें अपने एक रूम के अंदर पैसों के खनकने की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था, और फिर वो उस रूम में जाते हैं साइंटिस्ट के, और वहां देखते हैं एक दूसरे दिन वो एक रूम में जाते हैं और वहां देखते हैं कोई नहीं था। तभी एक कुर्सी उठी और दोनों को धक्का देकर के बाहर निकाल देती है, मिस्टर हॉल और मिसिज हॉल को बाहर निकाल देती है। उन्हें अपने कान के पास सूंघने की आवाज भी सुनाई देती है, सूं की आवाज सुनाई देती है। इस प्रकार वह दिन बिताता है। जब उसकी नहीं बनती तो वो उनके घर में आग भी लगा देता है। फिर वो शॉपकीपर, एक शॉप पर जाता है, वहां शॉपकीपर से उसकी लड़ाई होती है, हाथापाई होती है, वो उसको मारता है और अपने गोगल्स वगैरह उतार देता है। तो वहां के लोगों को बिना सिर के दिखाई देता है, लोग डर जाते हैं। तभी एक कॉप्स, पुलिस वाले को बुलाया जाता है। अब वो अदृश्य होकर पुलिस वाले को भी चोट मारता है, पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। इस प्रकार ग्रिफिन है वो फरार हो जाता है। हमसे पूछा जाता है कि वो किस प्रकार एक लॉलेस पर्सन था, एक गैर कानूनी व्यक्ति कैसे था। तो हमने ये सभी घटनाएं उसके अंदर लिखनी होती है। तो इसमें मेन कैरेक्टर ग्रिफिन है, और इसमें काफी बार क्वेश्चन है जो इसमें से पूछा जाता है। इसके बाद है अपना द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट है वो कैसे बनता है। रिचर्ड ब्राइट है जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। उन्होंने थ्योरी दी थी अपनी, हाउ सेल्स वर्क, कोशिकाएं कैसे काम करती है, इसके ऊपर। जब वो छोटे थे उन्हें शौक था कॉइन्स इकट्ठे करने का, फॉसिल्स, जीवाश्म इकट्ठे करने का, ओके। इस प्रकार उनको शौक था, उनके बारे में शोध किया करते थे। तितलियों का शौक था उनको, बटरफ्लाइज का, वो इकट्ठी किया करते थे, उनको देखा करते थे। तभी उनकी माँ ने उनको एक बुक दी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसके अंदर बताया गया था कि वायसराय किस प्रकार अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका की तरफ है वो गति करती है, क्यों जाती है, और वो इसके बारे में रिसर्च करते हैं। उसमें रिसर्च में वो ये भी पाते हैं कि क्या देखना चाहते हैं वो, कि वाई वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क एक्स, की जो वायसराय बटरफ्लाई होती है वो मोनार्क एक्स की नकल क्यों करती है। तो वो क्यों करती है, क्योंकि मोनार्क एक्स नस्ल की जो बटरफ्लाई होती है, तितलियां होती है, वो अच्छा टेस्ट नहीं होती। मोनार्क एक्स की तितलियां बर्ड्स के लिए अच्छा नहीं होती है, उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। लेकिन वायसराय उनका टेस्ट अच्छा होता है। तो वायसराय बटरफ्लाइज अपनी जान बचाने के लिए मोनार्क एक्स की नकल करती है, वैसा दिखना चाहती है ताकि उनकी जान बच जाए, पक्षी उनको ना खाए। ये इसने पता लगाया। फिर वो प्यूपा वगैरह वहां पर रखता है, जो शोध के अंदर प्यूपा में देखता है, अंतर लगता है उसको थोड़ा। उसके पंखों के ऊपर, बटरफ्लाइज के पंखों पर, प्यूपा के ऊपर गोल्ड स्पॉट होते हैं, पहला गोल्ड स्पॉट होते हैं। तो वो देखता है कि ये क्यों होते हैं। तो उसने पता लगाया कि ये प्यूपा के हार्मोन जो विकसित होते हैं उनमें मदद करता है, फुल डेवलपमेंट के अंदर ये गोल्ड स्पॉट है, ये मदद करते हैं। पहली बार जब वो गया था साइंस फेयर के अंदर, जब वो पढ़ता था, तो फर्स्ट बार उसने दिखाए थे फ्रॉग टिश्यूज, मेंढक के उत्तकों की स्लाइड दिखाई। वहां उसे कोई प्राइज नहीं मिला था। फिर भी रिचार्ड है वो निराश नहीं हुए, उन्होंने अपनी खोज वो जारी रखी, और अंततः उन्होंने अपना प्रयोग दिखाया और ये सिद्ध कर दिया हाउ सेल्स वर्क, कोशिकाएं कैसे काम करती है, और जिससे वो वर्ल्ड फेमस हो गए थे। ये था द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के की पॉइंट्स। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो रिचर्ड एब्राइट के बारे में ही पूछा जाता है कि उन्होंने क्या खोज की, किसके बारे में की, और उन्हें ये आइडिया कहां से मिला। जब वो एक बार एक्सरे देख रहे थे, वहां से उन्हें आइडिया मिलता है कि इनसे बहुत कुछ जाना जा सकता है। इसके बाद है द नेकलेस। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये एक हार के बारे में कहानी है। मेटिल्डा नाम की महिला है, मेटिल्डा लॉयजल, जो कि गरीब थी लेकिन बहुत सुंदर थी, ब्यूटीफुल लेडी। उसकी शादी होती है एक पुअर क्लर्क से। उसके मन में हमेशा इच्छा रहती है कि वो भी एक ऐश्वर्य वाला जीवन जिए, एक रिच दिखे, सुंदर दिखे, ओके। और वो बहुत दुखी होती है जब वो अपने फ्रेंड के घर जाती है, किसी भी रिच फ्रेंड के घर, तो वो कई दिनों तक उदास रहती है। उनके पास बहुत रिच है, वो बहुत धन है उनके पास, मेरे पास नहीं है, ऐसा सोचती है वो। एक बार क्या होता है, उसका हस्बैंड एक इन्विटेशन लेके आता है, निमंत्रण लेके आता है एक बड़ी पार्टी के लिए। मिनिस्टर के घर में एक पार्टी थी, वहां से लेकर के आता है और वो उसे देता है। वो खुश होने की बजाय सैड हो जाती है कि उसके पास पार्टी के अकॉर्डिंग ड्रेस नहीं है। अब जो उसका हस्बैंड है, उसने पैसे इकट्ठे किए थे अपने गन के लिए,
उसे गन का शौक था, ओके, हंटिंग गन का, लेकिन वो बेचारा छोड़ देता है, उसके लिए एक ड्रेस खरीद के देता है। उसके बाद में फिर उसे ज्वेलरी की आवश्यकता होती है। हस्बैंड उसे आइडिया देता है कि वो अपनी रिच फ्रेंड है वहां से उधार ले ले, तो वो जाती है अपनी रिच फ्रेंड फॉरेस्टर के पास, और फॉरेस्टर उसे देती है एक डायमंड नेकलेस, और वो पहन के चली जाती है। पार्टी में जाती है मैटिल्डा, वहां उसका सपना पूरा हो जाता है। उसका सपना क्या था कि वो सबसे सुंदर दिखे, लोग उससे पूछे, ओके, और वैसा ही होता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, पूछते हैं, तो उसका सपना पूरा हो जाता है। जैसे वो घर आती है, मिरर के सामने खड़ी होती है, तो वो देखती है कि उसके गले के अंदर डायमंड नेकलेस है, वो नहीं है। अब वो वापस खोजने के लिए जाते हैं, हस्बैंड और वो दोनों खोजते हैं, नहीं मिलता है, बहुत दुखी होते हैं। फिर वो मेहनत करते हैं उसका पैसा चुकाने के लिए, डायमंड नेकलेस का वैसा ही नेकलेस वो एक खरीदते हैं। कुछ पैसे उनके पास थे, कुछ वो उधार लेते हैं। 10 साल तक वो मेहनत करते हैं। अब वो मैटिल्डा की ब्यूटी है वो चली जाती है, दोनों है, उनका जीवन बड़ा ही नीरस हो जाता है। 10 साल के बाद में उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए, $36,000, 36,000 फ्रेंक्स। एक दिन उसकी फ्रेंड मिलती है फर्स्टर, वो उसको बताती है कि तुम मुझे पहचानती हो? वो कहती है नहीं पहचानती मैं तुम्हें। वो बताती है कि मैं ऐसे 10 साल पहले तुमसे एक हार लेके गई थी, वो खो गया था, उसके पैसे चुकाने के लिए मैं आई हूँ। अब वो कहती है तुम मुझे पहले बता देती, वो हार तो नकली था, ओके, उसकी कीमत तो केवल 500 फ्रैंक्स थी, 500 फ्रैंक्स थे। अब मैटिल्डा बहुत हैरान होती है, वो अपनी फुलिश डिजायर के कारण पूरा जीवन में वो कष्ट उठाती है, उनका जीवन नरक बन जाता है। तो ये स्टोरी है, इसका मैसेज ये है कि एक फुलिश डिजायर के कारण मनुष्य को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, जैसे कि इसमें मैटिल्डा उठाती है। ये इसके की पॉइंट थे, इसमें मैटिल्डा का कैरेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर नेकलेस। अब इसके बाद है अपना भोली, छोटी लड़की की कहानी है। भोली जब 2 साल की थी, वो चारपाई से गिर गई थी, फेल फ्रॉम कॉट, और तभी से वो हकलाने लगी थी। दिमागी रूप से भी थोड़ा पीछे थी, वो मेंटली रिटार्ड थी। घर वाले उसे इग्नोर करते थे, पसंद नहीं करते थे, और वो ओल्ड ड्रेस पहनती थी, जो अपनी बड़ी सिस्टर थी उनकी ड्रेसेस पहनती थी वो। एक दिन क्या होता है, गांव के अंदर तहसीलदार आता है स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। भोली के जो फादर थे वो गांव के नंबरदार थे, उनको वो कहता है कि आप भी अपनी लड़की को स्कूल में लगाइए ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिल सके, वो अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजे। तभी जो उसका फादर है नंबरदार, वो भोली को स्कूल के अंदर भेजता है। भोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा था। वो स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है। भोली एक बार तो निराश होती है। जो आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं वो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हम पूरा चैप्टर नहीं बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। वो स्कूल में जाती है, वो पहले सैड होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे हमेशा के लिए छोड़ा जाएगा। कुछ दिन पहले उनके घर से एक गाय को बेचा था, वो ले गए थे, तो भोली के मन में वही विचार है कि आज तुम भी हमेशा के लिए जाओगे। वो थोड़ा डर जाती है, एक कोने में बैठ जाती है स्कूल में। लेकिन तभी उसकी जो टीचर है वो उससे बड़े प्यार से बात करती है, उससे नाम पूछती है, भोली को समझाती है कि जब तुम पढ़ लिख जाओगी तो गांव में सबसे मोस्ट एजुकेटेड पर्सन बनोगी, ओके, और समाज तुम्हारी इज्जत करेगा। तो वो अपने टीचर की मास्टरपीस होती है भोली। ये भी क्वेश्चन में आता है कि वो क्या थी? मास्टरपीस थी। किसकी? अपनी टीचर की। फिर वो बड़ी हो जाती है और उसकी शादी के लिए है वो ढूंढने लगते हैं रिश्ता। बिशंबर के साथ शादी तय की जाती है। बिशंबर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो एक ग्रोसर है, पंसारी है, उसके पास कुछ पैसे भी है, पैसा अच्छा उसके पास, उसका रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन शादी के वक्त जब वो चेहरा देखता है, भोली के चेहरे के ऊपर या बॉडी के ऊपर चेचक के निशान थे, पॉक मार्क्स थे जन्म से ही, तो वो शादी करने से मना कर देता है और 5,000 रुपये मांगता है एवज के अंदर कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए तो मैं शादी करूंगा। अब उसका फादर तो सहमत हो जाता है, लेकिन भोली रिफ्यूज टू मैरी सच ए ग्रीडी मैन एंड मीन। इस प्रकार के घटिया और लालची आदमी से शादी करने के लिए भोली है वो मना कर देती है। ये इसके की पॉइंट थे जो आपके एग्जाम पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। आगे है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, कि एक बुक ने धरती को कैसे बचाया। इसमें जो मार्शियन होते हैं, मंगल ग्रह के निवासी होते हैं, वो धरती के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जिनका हेड होता है थिंक टैंक। और इसमें यह भी बताया गया है कि 20वीं सेंचुरी जो थी, 20वीं सदी जो थी, वो किताबों का युग थी। कैसे कि पहले यानी मोबाइल से, एंड्रॉइड से पहले आपको पता है कि सारी चीजें, सारी विद्याएं जो किताबों के ऊपर हुआ करती थी, इसलिए उसको कहा जाता था एरा ऑफ द बुक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। एरा ऑफ द बुक 20वीं सेंचुरी को कहा जाता है। और ये जो कहानी है ये एक फैंटेसी है, साइंस फैंटेसी है, कल्पना है। 25वीं सदी भी, फ्यूचर के अंदर ऐसा होगा, फ्यूचर में जाके ये कहानी है 25वीं सदी की, यानी 2040 में मंगल ग्रह के निवासी आते हैं धरती के ऊपर इन्वेजन हमले के लिए। थिंक टैंक है वो अपने स्पेस से आ रहा होता है, उससे पहले कुछ लोग आते हैं, ओमेगा है, आयोटा है, इसमें नूडल है, वो आते हैं धरती के ऊपर, एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं।
वहां वो देखते हैं कि बुक्स रखी हुई है। अब उनको पता नहीं ये क्या चीजें हैं, वो थिंक टैंक को संदेश भेजते हैं, कैमराज के द्वारा बातें करते हैं कि ये चीजें यहाँ पर हमें मिली है। तो वो थिंक टैंक गैस करता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला उसका अनुमान क्या होता है कि इटेबल्स है, खाने की चीजें हैं, और वो ओमेगा को कहता है कि इसको टेस्ट करो। नूडल वगैरह सब उसको टेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये खाने की चीज तो नहीं है। वो क्या कहते हैं, इटेबल्स हैं, सैंडविच है ये, अब वो तो नहीं है, खा के देखते हैं उसका टेस्ट गुड नहीं है। इसके बाद में वो देखते हैं कि उसका दूसरा जो गैस होता है, सेकंड गैस होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, सुनने का ही अंतर है। वो एक दूसरे के कान के लगा के सुनते हैं लेकिन फिर कुछ सुनाई नहीं देता, तो वो कहते हैं कि नहीं ये सुनने का ही अंतर भी नहीं है। इस प्रकार वो अलग अलग अनुमान लगाते हैं। ओमेगा को कहता है वो पढ़ने के लिए, ओमेगा को बुक मिलती है, नर्सरी राइम मिलती है हम्प्टी डम्प्टी, वो ये पोएम पढ़ती है, उसमें कई संकेत दिए हुए थे, कोडवर्ड लिखे हुए थे, थिंक टैंक को वो बताती है। तो थिंक टैंक ये समझता है उससे कि धरती वालों को हमारे बारे में, प्लान के बारे में पता लग गया है, उन्होंने बहुत ज्यादा विकास कर लिया है, ओके, उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी है और वो हमें मात दे सकते हैं, हमारे ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। ये सोच करके थिंक टैंक का वो घबरा जाता है और ऑर्डर देता है अपने सेना को कि आप वापस चले जाओ, जो आ रहे थे विमान उनको कहता है वापस चले जाओ और मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल का इंतजाम करो बचने के लिए, और इस प्रकार वहां से भाग जाते हैं। तो ये स्टोरी थी कि दैट अर्थ दैट सेव्ड द अर्थ, एक बुक के द्वारा धरती है वो किस प्रकार बची जाती है। ये इसके कीवर्ड थे, की पॉइंट थे जो हमने आपको बताए थे। तो ये बुक थी। इस प्रकार आप इनका रिवीजन करके जो पॉइंट आपको बताए गए हैं कि वही टॉपिक आप याद करते हो, वही क्वेश्चन जो आपको स्लाइड में साथ में दिए गए वो याद करते हो पॉइंट्स, अच्छा स्कोर है वो आपका जरूर बनेगा। इसी आशा के साथ और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरी बुक करेंगे, पोएट्री करेंगे, और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजा आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट पैसेज आने वाले हैं, उनके बारे में बताएंगे। ओके, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर यू।